प्रिय विद्यार्थियों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पर आधारित इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी कल ही बीपीएससी ने अपनी 6वीं सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना एडवर्टीजमेंट जारी की है। तो इस वीडियो का उद्देश्य है इस परीक्षा के बारे में थोड़ी बहुत आपको परिचयात्मक जानकारी दे देना, इसकी तैयारी के बारे में कुछ रणनीतिगत बातों की चर्चा कर देना, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में या इस परीक्षा का फॉर्म भरना चाहिए या आपको नहीं भरना चाहिए, इस तरह की जो शंकाएं या उलझनें आपके मन में हैं वो दूर हो सके। इस वीडियो में हम लोग 3 आयामों की चर्चा करेंगे, 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात कि यह परीक्षा किसके लिए है, अर्थात कि इस परीक्षा का फॉर्म किसको भरना चाहिए। दूसरी बात कि कल जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है उस एडवर्टीजमेंट के कुछ बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। आइए, सबसे पहली बात यह कि परीक्षा का फॉर्म किसको भरना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अक्सर कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी करता हूं तो मैं स्टेट पीसीएस के फॉर्म मुझे नहीं भरना चाहिए। मेरी राय में ये अप्रोच उतनी सही नहीं है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको स्टेट पीसीएस के फॉर्म या कम से कम अपने गृह राज्य के पीसीएस का फॉर्म तो भरना चाहिए। इससे एक तो आपको अपनी तैयारी का स्तर पता चलता है, और दूसरी बात कि आप जब परीक्षा में अपीयर होते हैं, पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, या जिस तैयारी की मैंने शुरुआत की है उसमें मेरा स्तर क्या है, मेरी पकड़ कहां तक पहुंची है। तो अगर आप बिहार के हैं और सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहिए। इसी में दूसरा वर्ग उन विद्यार्थियों का कि जो स्नातक हैं और अन्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर बैंक, रेलवे। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको भी बीपीएससी का फॉर्म भरने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और बीपीएससी का फॉर्म उन्हें भी वो भी भर सकते हैं और उन्हें भी भरना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का जो स्तर होता है वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता। अपनी एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा का जो परीक्षार्थी है अपनी तैयारी में थोड़े बहुत ऐड ऑन करके, रणनीति में थोड़े बहुत परिवर्तन लाके, थोड़ी नई चीजें पढ़ के आराम से बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकता है। और बात सिर्फ तैयारी की नहीं है, बात यह भी है कि हमेशा हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। अगर हम एसएससी तक सोचते हैं तो हमें जाहिर सी बात है, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करेंगे भी, हम उसमें भी सफल होंगे, लेकिन हम अपनी सोच को बीपीएससी तक ले जाएंगे या उससे ऊपर ले जाएंगे। मतलब कि अगर आप किसी भी स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो आपको बीपीएससी की परीक्षा के बारे में भी गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और फॉर्म भरना चाहिए मेरी राय में। क्योंकि हमें कुछ अपने सपनों का स्तर बढ़ाना चाहिए, अपनी सोच का स्तर बढ़ाना चाहिए। और अगर एक अवसर आया है जिसमें साथ ही साथ परीक्षा की संभावित तिथि भी घोषित कर दी गई है, तो हम अपनी तैयारी में आने वाले तिथि की घोषणा 27 दिसंबर को है। तो अगर लगभग 3 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त है, हम इस 3 महीनों में अपनी पढ़ाई के घंटे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा देंगे, एकाग्रता थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे थे, इससे वरिष्ठ पदों के लिए जो परीक्षा है हम उसमें अपीयर होते हैं तो उसमें क्या हम उसे क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। मेरी राय में बीपीएससी के प्रश्न का जो प्रश्नों की प्रकृति है, बीपीएससी की परीक्षा के प्रश्नों का जो स्तर है वह कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं होता कि उसकी तैयारी ना हो पाए। आराम से तैयारी हो सकती है, बस सही दिशा में मेहनत की जाए तो। तीसरा वर्ग उन विद्यार्थियों का है जो पहले से किसी सरकारी नौकरी में या पहले से किसी नौकरी में ज्वाइन किए हुए हैं,
आमतौर पे कोई भी परीक्षार्थी जो पहले से तैयारी किए रहता है, वो उसके मन में ये इच्छा तो होती ही है कि मैं अन्य वरिष्ठ पदों के लिए परीक्षा में बैठूं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सोच है तो ये सोच सही है। अगर आप किसी भी अन्य पद पर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी अन्य पद पर नौकरी कर रहे हैं, तो आपको उससे वरिष्ठ पदों के लिए परीक्षा में अपीयर होना चाहिए, उसके वरिष्ठ पदों के लिए परीक्षा देनी चाहिए। आपको मनुष्य स्वभाव से ही विकासशील प्राणी है। आपको भी अपने अभी जिस पद पर हैं उससे विकास करके, उससे वृद्धि करके अगले वरिष्ठ पद पर जाने की कोशिशें विभिन्न ऐसी परीक्षाओं के माध्यम से करनी चाहिए। तो वैसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे और अभी किसी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें भी अगर बीपीएससी के पद उनके वर्तमान पद से वरिष्ठ पद हैं, तो उन्हें भी इस परीक्षा के लिए अपीयर होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक कहावत भी है कि जीवन में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। खैर, जब ये बात क्लियर हो गई कि फॉर्म किसे भरना चाहिए, आपका फॉर्म भरने का मन हो गया, तो आइए अब दूसरी बात पे चलते हैं। बीपीएससी ने कल जो अधिसूचना जारी की है 66वीं बीपीएससी की, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले एक बार उस परीक्षा के अधिसूचना को, परीक्षा की नोटिफिकेशन को सरसरी तौर पे पढ़ लेना चाहिए। जैसे ये जो नोटिफिकेशन है, ये तो मात्र 6 पेज का है, तो आपको तो इसे पढ़ ही लेना चाहिए। वैसे इस एडवर्टाइजमेंट के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इस एडवर्टाइजमेंट का जो पहला पॉइंट है वो पदों की संख्या बताता है। लगभग 500 से कुछ ज्यादा पद, शायद 562 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो इन पदों में इसी पॉइंट 1 में ही बताया गया है कि इन पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है। कुछ पदों के लिए 20 वर्ष की आयु सीमा है, कुछ के लिए 21 वर्ष की है, कुछ के लिए 22 वर्ष की है न्यूनतम आयु सीमा। वहीं अधिकतम आयु सीमा कुछ वर्गों के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए 37 है, कुछ के लिए उससे ज्यादा है, कुछ कैटेगरी के लिए उससे भी ज्यादा है। तो अगर आप न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा के बीच के ब्रैकेट में हैं, तो आपको इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के बारे में विचार करना चाहिए। इसी नोटिफिकेशन का जो पॉइंट नंबर 2 है वो शैक्षिक योग्यता के बारे में बताता है, जो कि स्नातक या कोई समकक्ष परीक्षा है। तो अगर आप स्नातक हैं, आप आयु सीमा के ब्रैकेट में हैं, तो आपको इस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और आपको आवेदन करना चाहिए। आप अपने वर्ग, आप किस वर्ग के हैं, किस कैटेगरी के हैं और उस कैटेगरी के लिए आयु सीमा क्या है जानने के लिए ये आपको नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन पढ़ना एक अच्छी आदत है किसी भी परीक्षार्थी के लिए। अगर पूरा नहीं तो कम से कम सरसरी तौर पे तो पढ़ ही लेना चाहिए। इसी नोटिफिकेशन का जो पॉइंट नंबर 3 है वो आरक्षण के बारे में है। पॉइंट नंबर 4 है उम्र सीमा के बारे में, जिसकी चर्चा हमने की है। इसी नोटिफिकेशन का जो पॉइंट नंबर 8 है वो है प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ये पॉइंट बताता है कि परीक्षा में 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, जो बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसी पॉइंट में इन्होंने सिलेबस संक्षिप्त रूप में सिलेबस का भी जिक्र किया है। ब्रीफ्स जो सिलेबस का दिया गया है वो भी आमतौर पे आप देखिएगा कि किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप इस सिलेबस के आधार पे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पॉइंट नंबर 8 एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट नंबर 8 ये कहता है। अब सवाल ये आता है कि जो ये सिलेबस दिया गया है और ये जो 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, इसकी तैयारी कैसे की जाए। तैयारी देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ी सी रणनीतिबद्ध ढंग से तैयारी की जाए तो ये ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे जीवन के हर क्षेत्र में रणनीति का अपना महत्व तो है ही, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रणनीति बना के तैयारी करना निसंदेह बहुत ही लाभकारी होता है। और आपको अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रणनीतिबद्ध रूप से तैयारी करनी चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा,
मैंने आपको पिछले एक इसी चैनल पे एक और वीडियो में, मोटिवेशन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस परीक्षा के सिलेबस को अपने स्टडी टेबल पर या अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाना, ताकि बार बार उस पर नजर जाए। आप ये जो संक्षिप्त सा सिलेबस है इसे प्रिंट करके, इसे लिख कर अपनी स्टडी टेबल के सामने रखिए, ताकि बार बार आपका सिलेबस पे नजर जाए और आपके दिमाग में चलता रहे कि आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। दूसरी बात, अब आप इस परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को खरीदिए। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को खरीदिए, यानी कि क्वेश्चन बैंक जिसे बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, क्वेश्चन बैंक खरीदिए और क्वेश्चन बैंक उठा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़िए, उनका विश्लेषण कीजिए। आप देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो पहली चीज नोटिस करेंगे वो यह होगी कि इसमें बिहार विशेष प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक होती है, मतलब कि बिहार स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या ठीक ठाक होती है। तो तैयारी का सबसे पहला पहलू आप क्या कीजिए कि एक बिहार विशेष की किताब खरीद लीजिए। किसी भी बहुत सारी किताबें आपको परीक्षा का आसपास, बहुत सारी बिहार विशेष की किताबें, बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं। आप कोई भी एक ठीक ठाक बिहार विशेष की किताब खरीद लीजिए और उसको पढ़ डालिए। ये सामान्य सी किताब होती है, कोई उसमें उतना कोई कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं, बस याद करने की चीज होती है। आप पढ़िएगा, आप एक बिहार विशेष की किताब उसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि इस विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के कितने सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाते हैं। तो पहले आपको 150 प्रश्नों में को अटेम्प्ट करना है। आप देखिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार विशेष से आते हैं, बिहार विशेष की किताब पढ़ने से वो हो जाएंगे। दूसरी बात, कई सारे प्रश्न आपको वैसे मिलेंगे जैसे जो याद करने वाले, पूर्ण रूप से याद करने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे किताब और उनके लेखक। आप देखिएगा कि ऐसे हर साल ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे पिछली जो परीक्षा थी 65वीं में, उससे 2-3 या आप पलट के देखिए, आपको पता चलेगा कि ठीक ठाक नंबर किताब और उसके लेखक से के प्रश्नों की, जैसे प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक होती है। आप ऐसे कुछ सवाल तो इनको ऐसी सूचियों को याद करने से ही बन जाते हैं। इसके लिए भी बाजार में बहुत सारी किताबें आती हैं। आमतौर पे लुसेंट एक किताब आती है। लुसेंट की किताब हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जीएस के लिए रखता ही है। इस जैसी और भी किताबें हैं। तो ऐसी कोई एक किताब लेके आप इस तरह की सूचियां जो है, लेखक और किताब और उनके लेखक, पुरस्कार, ऐसी सूचियों को अगर आप याद कर लें तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बन जाएंगे। आप ये मैं जो आपको बता रहा हूं, आप इसे खुद से विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाइए, उनको पढ़िए, 2-3 साल 4-5 साल ऐसे उनको, उन प्रश्न पत्रों को पढ़िए, खुद से विश्लेषण करिए और तब इन निष्कर्षों पर पहुंचिए कि अच्छा ये चीज पढ़ लेने से ये सवाल बन जाते हैं, ये चीज पढ़ लेने से ये सवाल बन जाते हैं। ये वैसे प्रश्न हैं जो आपसे सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि इतना लिमिटेड चीज पढ़ेंगे, इतने सवाल मेरे सही हो ही जाएंगे। तो जो चीज पहले, जिनकी सही होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले उन्हें कवर करिए। बिहार विशेष और इस तरह के जो याद करने वाले प्रश्न हैं, ये पहला स्टेप है। तो यहां तक की बातों को अगर मैं अब तक समराइज करूं तो पहली बात ये कि अगर आप स्नातक स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या परीक्षा की तैयारी करके किसी कनिष्ठ पद पर हैं, तो अपने से जिसमें बीपीएससी के पद जिससे वरिष्ठ पद है, तो आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहिए। दूसरी बात, फॉर्म भरने के पहले आप एक बार एडवर्टीजमेंट को कम से कम सरसरी तौर पे देख लीजिए। और तीसरी बात, तैयारी शुरू करने के लिए पहले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और दूसरा बिहार स्पेशल का किताब, और तीसरा कि एक कोई सामान्य अध्ययन की जो सामान्य सी हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी रखते हैं, लुसेंट जैसी कोई किताब। ऐसी 3 चीजों से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये चीजें तैयारी का शुरुआत करने के लिए है। तैयारी को संपूर्णता देने के लिए कई सारी अन्य चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। आप पेपर को जब देखिएगा तो जो इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, उनमें आपकी पहले की कितनी तैयारी है और आपको कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, और फिर उन सभी चीजों को पढ़कर मॉडल सेट्स का क्या अभ्यास करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप
अपनी तैयारी के स्तर से आप खुद विश्लेषण कीजिएगा और जो आपका कमी बेसी है उसको पूरा करने के लिए आप प्रयास करिएगा। यहाँ तक की सारी बातें के आधार पे आप फॉर्म भरने का और तैयारी शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। हाँ, अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अगर कोई चीज आप कर रहे हैं उसे छोड़कर किसी नई चीज पर जंप करना अच्छी रणनीति नहीं होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 4 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आपको अपीयर होना है, तो आप ऐसा मत करिए कि उसकी तैयारी को हॉल्ट पे डाल के अपना सारा ध्यान बीपीएससी पे अभी से ही डाल दीजिए। नहीं, अभी आप जो उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उस पर ही फोकस बनाए रखिए। थोड़ा बहुत बीपीएससी के लिए थोड़ा देर के लिए देख लिए सो देख लिए, लेकिन आप उस अपनी प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद ही मतलब उस परीक्षा की तैयारी को ही जारी रखिए। उस परीक्षा के 4 अक्टूबर को पीटी दे लिए, उसके बाद अपना बीपीएससी के लिए पूर्ण मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय देना शुरू करिएगा। अगर आप इसी प्रकार अगले माह अक्टूबर में ही बिहार की कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं, तो अगर आप उन परीक्षाओं के फ्लो में हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी के फ्लो में हैं, तो उनके फ्लो को तोड़कर उन परीक्षाओं की तैयारी छोड़कर बीपीएससी में मत जुटिए। जिसमें लगे हुए हैं उसमें लगे रहिए, थोड़ा सा पढ़ाई का समय बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा रणनीति बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ा दीजिए और उसके साथ साथ बीपीएससी की तैयारी करिए। किसी चीज को छोड़कर किसी नई चीज पर जंप मत करिए, उस चीज के साथ साथ नई चीज को जोड़ लीजिए। ये रणनीति मेरी राय में अच्छी होती है। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातों की चर्चा की वो मेरे और अन्य कई विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित रणनीतियां हैं। हर आदमी की रणनीति अलग अलग हो सकती है, आपकी अपनी रणनीति भी अलग अलग हो सकती है या किसी और की रणनीति भी अलग अलग हो सकती है। आपको अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनानी है और निसंदेह आप अगर मैं इस वीडियो की बातों से सहमत नहीं है तो निसंदेह आप अपनी एक अलग रणनीति बना सकते हैं। मैंने जो चर्चा की है वो मेरे हिसाब से जो मेरी रणनीति थी और मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने चर्चा की है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मन में बीपीएससी का फॉर्म भरने और उसकी तैयारी की शुरुआत कैसे करें जैसे जो सवाल है वो वैसे सवालों का समाधान हुआ होगा। अगले वीडियो में मैंने आपको जो पेपर का एनालिसिस करने का कहा है, अगले वीडियो में मैं बीपीएससी के किसी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाकर उस प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हुए और उसमें किसी विषय विशेष पर या किसी टॉपिक विशेष पर को समझाने की या उस टॉपिक विशेष को किस ढंग से पढ़ा जाए कि उसके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाए, ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं या अगले संवादों से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल पर इसी प्रकार के आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए ऐसे ही नए वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं।